नमस्कार। आज हम बिहार में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जो जानकारी मिली है उस पर बात कर रहे हैं। बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है। गंगा बेसिन पर निर्भरता है, आबादी घनी है और खास बात ये कि यहाँ बाढ़ और सूखा दोनों लगभग हर साल आते हैं। ये इसे जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील बनाता है। तो चलिए इन स्रोतों से मिली जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिहार सच में भारत के सबसे ज्यादा जलवायु संवेदनशील राज्यों में से एक है। जलवायु संवेदनशील मतलब कि जलवायु में छोटे बदलावों का भी यहाँ बड़ा असर पड़ता है ना? हाँ हाँ। पिछले 100 सालों में देखें तो औसत तापमान करीब 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इससे हुआ यह है कि गर्मी की लहरें मतलब हीट वेव्स वो बढ़ गई हैं। अच्छा। और 2019 से 2023 के बीच मानसून भी अनिश्चित सा रहा। बारिश में 22% की कमी आई और इसी वजह से बाढ़ और सूखे की स्थिति और बिगड़ी है। ओहो। यहाँ तक कि बिजली गिरने की घटनाएं भी 2010 से 34% बढ़ी हैं। बाप रे। और नदियां गंगा, कोसी, गंडक, इनके कारण राज्य की लगभग मान लीजिए 3/4 जमीन 73% उस पे हर साल बाढ़ का खतरा रहता है। तो सबसे पहले कृषि पर इसके असर की बात करते हैं। ये जो अनियमित मानसून और बढ़ता तापमान है, इसका किसानों के लिए जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? क्या वो अपनी पारंपरिक फसलें उगा पा रहे हैं ठीक से? मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। देखिए 2019 में 38 में से 33 जिलों में सूखे जैसे हालात थे। 33 जिले? हाँ, और इससे धान का उत्पादन वो 20% तक गिर गया। फिर 2023 में हीट वेव, जैसा मैंने कहा, वो 30% ज्यादा रही। इससे गेहूं और चने जैसी रबी फसलों को नुकसान हुआ। अच्छा। और ऊपर से मिट्टी का कटाव, कीटों का हमला, ये सब भी बड़ा है। नतीजा ये कि किसानों की आय वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। और जाहिर है ये असर सिर्फ खेती तक तो सीमित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी को देखिए, जल संसाधनों पर भारी दबाव है। कोसी और गंडक जैसी नदियां हैं, उनमें बाढ़ की फ्रीक्वेंसी कितनी बार बाढ़ आती है वो बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, 2020 की बाढ़ ने सोचिए 16 जिलों के 80 लाख लोगों को प्रभावित किया था। 80 लाख? जी। और दूसरी तरफ भूजल स्तर वो गिर रहा है, पानी की क्वालिटी भी घटी है। कई जिलों में तो आर्सेनिक प्रदूषण एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। और पर्यावरण पर, जैसे वन्य जीव? हाँ, उस पे भी असर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कांवर झील है, ये महत्वपूर्ण जगह हैं। यहाँ जैव विविधता और नुकसान पहुंचा है। जो प्रवासी पक्षी आते थे उनकी संख्या में भी कमी देखी गई है। और इन सब का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा होगा ना? हाँ, निश्चित रूप से। 2019 की हीट वेव को ही लें, उसमें सैकड़ों मौतें हुई। फिर बाढ़ आती है तो उसके बाद डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। और क्योंकि 70% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, खासकर छोटे और सीमांत किसान, उन पर बाढ़ और सूखे का आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा पड़ता है। सही बात है। पानी की कमी और चारा कम होने से मछली पालन, पशुपालन वो भी संकट में है। ये तो बड़ी गंभीर तस्वीर है। राज्य के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। हाँ, और जलवायु परिवर्तन इन आपदाओं को और तीव्र बना रहा है। अकेले 2019 की बाढ़ का आर्थिक नुकसान ही लगभग 500 करोड़ रुपए का था। 500 करोड़? तो इन बदलावों के पीछे मुख्य कारण क्या दिखते हैं? क्या ये ज्यादातर स्थानीय है या फिर वैश्विक कारणों का असर है? देखिए, दोनों का मिश्रण है। अगर स्थानीय मानव जनित कारणों की बात करें तो औद्योगिक इकाइयों और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वो एक बड़ा फैक्टर है। जैसे पटना गया में वायु प्रदूषण? बिल्कुल, वहाँ हवा की गुणवत्ता खराब है, वो इसी का प्रमाण है। वनों की कटाई भी एक मुद्दा रही है। हालांकि यहाँ एक अच्छी बात भी है। वन क्षेत्र 2005 में 7.65% था, वो अब बढ़कर 2024 में 15.05% हो गया है। अच्छा, ये तो सकारात्मक है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अनियोजित शहरीकरण है। पटना, भागलपुर जैसे शहरों में कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है और खेती में रासायनिक उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, वो भी जिम्मेदार है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार के कुल औद्योगिक उत्सर्जन का करीब 80%। 80%? किससे? ईंट भट्टों से आता है, जिनकी संख्या लगभग 6500 है। अरे बाप रे, 80% सिर्फ ईंट भट्टों से? ये आंकड़ा तो काफी ज्यादा है। और प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारणों में सबसे अहम है ग्लोबल वार्मिंग। जी। इसकी वजह से मानसून का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी सूखा। बाढ़ और सूखे की तीव्रता बढ़ रही है। साथ ही हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं।
उसका असर भी गंगा और कोसी जैसी नदियों के बहाव पर पड़ रहा है। तो ये जो गंभीर चुनौतियां हैं, इनको देखते हुए क्या इनसे निपटने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं? स्रोतों में किन समाधानों का जिक्र मिलता है? हाँ, कोशिशें हो रही हैं। बिहार सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण पहल की हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हर घर नल का जल योजना है और खास तौर पर जल जीवन हरियाली मिशन। हाँ, जल जीवन हरियाली, इसके बारे में सुना है। जी, इसका लक्ष्य है तालाबों, पोखरों जैसे जो पुराने जल निकाय हैं उनको बचाना, उनको फिर से जीवित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और हरा भरा क्षेत्र बढ़ाना। इसके लिए एक अलग क्लाइमेट चेंज डिवीजन भी बनाया गया है। अच्छा, और क्या कोई लंबी अवधि के मतलब लॉन्ग टर्म योजना भी है? हाँ, ये एक बहुत अहम बात है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे तैयार किया है। क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब ऐसा विकास जो जलवायु परिवर्तन के असर को झेल सके, और लो कार्बन मतलब कम कार्बन उत्सर्जन वाला। इसका लक्ष्य है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना। 2070 तक? हाँ, मतलब ऐसी स्थिति जहां विकास तो हो लेकिन हम जितना कार्बन उत्सर्जन करें उतना ही सोख भी लें। ये तो बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल। और इसके अलावा मनरेगा जो रोजगार गारंटी योजना है, उसके तहत भी जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। कृषि विभाग पानी बचाने के लिए मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, इनको बढ़ावा दे रहा है। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन आपने कहा था भूजल स्तर गिर रहा है। हाँ, वो अभी भी एक चुनौती है। मतलब इन प्रयासों के बावजूद गिरावट जारी है। इसके अलावा कृषि वानिकी योजनाएं चल रही हैं और बिहार कृषि विश्वविद्यालय जलवायु अनुकूल फसल किस्मों पर भी काम कर रहा है। स्रोतों में कुछ और ठोस सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे आपने कहा बाजरा जैसी जलवायु लचीली फसलें उगाना, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को और ज्यादा अपनाना, गंगा कोसी के तटबंधों पर पेड़ लगाना यानी वनीकरण, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, बेहतर बाढ़ प्रबंधन और जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है उसे और अच्छा करना, और सबसे जरूरी शायद लोगों में, समुदायों में जागरूकता बढ़ाना। ये कुछ अहम सुझाव हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और इन सबको अगर हम समेटें तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि बिहार जलवायु परिवर्तन की दोहरी मार झेल रहा है, बाढ़ और सूखा, जिसका गहरा असर खेती, पानी, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था सब पर है। कारण वैश्विक भी हैं, स्थानीय भी हैं। लेकिन जल जीवन हरियाली जैसी राज्य स्तरीय पहले और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य ये निश्चित रूप से उम्मीद जगाते हैं। बिल्कुल, राज्य स्तरीय योजनाएं अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, पर एक सवाल मन में आता है कि ये जो बढ़ते जलवायु प्रभाव है, इनका सामना करने के लिए बिहार की जो इतनी विविध आबादी है, उनकी सहनशीलता को और मजबूत करने में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, उसे कैसे और बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।